गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी की 4th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लास के अंदर हमने सैम्पलिंग प्रोसीजर पढ़ा था, जिसके अंदर 7 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। उसको हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसी के आगे कंटिन्यू, सेंसस एंड सैम्पल सर्वे से रिलेटेड। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि सेंसस और सैम्पल क्या होता है, साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो जो सबसे नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है यूनिवर्स और पॉपुलेशन। द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच सैम्पल्स कैन बी ड्रॉन इज नॉन एज पॉपुलेशन। इन सैम्पलिंग द पॉपुलेशन में रेफर टू द यूनिट्स फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन, रिप्रेजेंटेड बाई द कैपिटल N. All the units collectively related with the subject matter about which an investigation is being conducted are called universe और population। इसका मतलब ये हुआ कि जिन आइटम्स से सैंपल लिए जा सकते हैं उनका एंटायर एग्रीगेशन पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता है। सैम्पलिंग में पॉपुलेशन उन यूनिट्स को रेफ़र कर सकती है जहां से सैंपल ड्रॉन किया गया है। इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी यूनिट्स कलेक्टिवली उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसे यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंसस। ए कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज नॉन एज ए सेंसस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन विच इज डन एवरी 10 years in India, information in respect of each individual person residing in India is collected। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का एक कंप्लीट स्टडी एक सेंसस के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन का सेंसस, अगर हम पॉपुलेशन का जब सेंसस करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है। मीन्स जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इंडिया में रहने वाले ईच इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जिसको हम सेंसस सर्वे भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप्स इन सैम्पल डिजाइन, कि सैम्पल डिजाइन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक रिसर्चर के थ्रू। वाइल डेवलपिंग या सैम्पल डिजाइन, द रिसर्चर मस्ट पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब हम कोई सैम्पल डिजाइन को डेवलप करते हैं तो रिसर्चर इन कुछ पॉइंट्सों को अपने माइंड में रख के उसकी सैम्पलिंग डिजाइन करता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा टाइप ऑफ यूनिवर्स। द फर्स्ट स्टेप in developing any sample design is to clearly define the set of objects technically called the universe to be studied. Thus, universe can be finite or infinite. In finite universe, the number of items is certain, but in case of infinite universe, the number of items is infinite. We cannot have an idea about the total number of items. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सैम्पल डिज़ाइन को डेवलप करने से पहले स्टेप जो हम क्लियरली करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के सेट को डिफाइन करना होता है, जिसे टेक्निकली रूप से यूनिवर्स कहा जाता है, जिसकी स्टडी किया जाना है। यूनिवर्स इनफाइनाइट और फाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट यूनिवर्स कौन से होते हैं? जिनके आइटम्स के नंबर्स फिक्स होते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट यूनिवर्स होते हैं उनके केसेस में जो आइटम्स के नंबर है वो इनफाइनाइट होते हैं। यानी हम आइटम्स के टोटल नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं कर सकते। इसके बाद हम रीड करेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री एंड द लाइक आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट यूनिवर्स, वेयर एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, लिसनर्स ऑफ ए स्पेसिफिक रेडियो प्रोग्राम, थ्रोइंग ऑफ ए डिवाइस एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी सिटी की हमें पॉपुलेशन का पता करना है तो हम उसको नंबर्स के रूप में देख सकते हैं कि वो कितने उसकी उस स्टेट की उस सिटी की कितनी पॉपुलेशन है। किसी फैक्ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसका भी हम उन आइटम्स का भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फाइनाइट यूनिवर्स के एग्जांपल्स हैं। इसके आगे हम देखें कि जैसे कि स्काई के अंदर मीन्स आकाश के अंदर जो स्टार्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं, रेडियो पे जो प्रोग्राम आ रहा है उसको कितने लोग सुन रहे हैं, एक डाइस है उसको थ्रो करने में उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स से रिलेटेड है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सैम्पलिंग यूनिट।
A decision has to be taken considering a sampling unit before selecting samples. Sampling unit may be geographical one such as state, district, village, etc., or a construction unit such as house, flat, etc., or it may be a social unit such as family, club, school, etc., or it may be an individual. इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पलिंग करने से पहले एक सैम्पल यूनिट के कंसर्न में डिसीजन लिया जाता है कि सैम्पल यूनिट एक ज्योग्राफिकल हो सकती है जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, एटसेट्रा। अगर हम कंस्ट्रक्शन यूनिट के बारे में देखें तो जैसे हाउस, फ्लैट, एटसेट्रा। अगर हम सोशल यूनिट में अगर हम सैम्पलिंग यूनिट को पढ़ें तो जो सोशल यूनिट के अंदर वो कौन से होंगे, फैमिली, क्लब, स्कूल, एटसेट्रा, और यह एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। द रिसर्चर विल हैव टू डिसाइड वन और मोर ऑफ सच यूनिट्स दैट ही हैज़ टू सेलेक्ट फॉर दिस स्टडी। रिसर्चर को ऐसी एक या एक से अधिक यूनिट्स को डिसाइड करना होगा जो उसे अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट करना है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सोर्स लिस्ट। इट इज़ ऑल्सो known as sampling frame from which sample is to be drawn. It contains the names of all items of a universe in case of finite universe only. If source list is not available, researcher has to be prepared. Such a list should be comprehensive, correct, reliable and appropriate. It is extremely important for the source list to be as representative of the population as possible. इसका मतलब क्या हुआ कि इसे सैम्पलिंग फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है जहां से सैंपल ड्रॉन किया जाना है। इसमें एक यूनिवर्स की सभी आइटम्स के नाम हैं केवल फाइनाइट यूनिवर्स के केसेस में। यदि सोर्स लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो रिसर्चर को इसे प्रिपेयर करना होता है। ऐसी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट, लाइबल और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सोर्स लिस्ट के लिए ये पॉसिबल है कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव जितना हो सके उतना हमें उसे डेवलप करना होता है। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है साइज ऑफ सैम्पल्स। दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ सैम्पल। दिस अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर अ रिसर्चर। द साइज ऑफ सैम्पल शुड नाइदर बी एक्सेसिवली लार्ज नॉट टू स्मॉल, इट शुड बी ऑप्टिमम। An optimum sample is one which fulfills the requirement of efficiency, representativeness, reliability and flexibility. इसका मतलब ये हुआ यह सैंपल बनाने के लिए यूनिवर्स से सेलेक्ट की जाने वाले आइटम्स की नंबर्स को रेफ़र करता है। एक रिसर्चर के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि साइज ऑफ सैंपल ना तो एक्सेसिवली लार्ज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। यह ऑप्टिमम होना चाहिए। एक ऑप्टिमम सैंपल वह है जो एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेटिव, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। इन डिटरमाइनिंग द सैंपल डिज़ाइन वन मस्ट कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट। फॉर इनहेंस वी may be interested in estimating the population of persons with some characteristics in the population, or we may be interested in knowing some average or the other measure concerning the population. इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल डिज़ाइन को डिटरमाइन करने में किसी को स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर के क्वेश्चन पर विचार करना चाहिए जो कि इंटरेस्ट के हैं। फॉर एग्जांपल, हम पॉपुलेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सनस के प्रपोर्शन का एस्टिमेशन लगाने में इंटरेस्ट ले सकते हैं, या हम कुछ एवरेज या पॉपुलेशन के रिलेशन में अदर मेजर को जानने में इंटरेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बजटरी कंस्ट्रेंट। कॉस्ट कंसिडरेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैव अ मेजर इम्पैक्ट अपॉन डिसीजन रिलेटिंग to not only the size of the sample but also to the type of sample. This fact can even lead to the use of non-probability sample. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट रिलेटेड चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ना केवल सैंपल के साइज़ को, बल्कि सैंपल के टाइप से रिलेटेड डिसीजन पर एक बड़ा इफेक्ट डालते हैं। ये फैक्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के यूज़ की ओर भी ले जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सैम्पलिंग प्रोसीजर। फाइनली द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द टाइप ऑफ सैंपल ही विल यूज़। ही मस्ट डिसाइड अबाउट द टेक्निक टू बी यूज इन सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर द सैंपल।
In fact, this technique or procedure stands for the sample design itself. There are several sample design explained in the pages that follow, out of which the researcher must use one of his study. इसका मतलब ये होगा कि फाइनली रिसर्चर को उस सैंपल के टाइप का डिसीजन करना होगा जिसका वह यूज़ करेगा. उसे सैंपल के लिए आइटम्स के सिलेक्शन में यूज़ की जाने वाली टेक्निक के बारे में डिसीजन करना होगा. इनफैक्ट यह टेक्निक या प्रोसेस सैंपल डिज़ाइन के लिए ही है. कई सैंपल डिज़ाइन हैं, उन हमें आगे के पेजेस में मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन सी सैंपल डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं. वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, जिनमें से रिसर्चर को अपनी स्टडी के लिए एक सेलेक्ट करना होता है. तो जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे ब्रॉड तरीके से. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल प्रोसीजर. क्या क्या क्राइटेरिया है सैम्पलिंग प्रोसीजर को सेलेक्ट करने के लिए. इन दिस कंटेक्स्ट one must remember that two costs are involved in a sampling analysis: the cost of collecting the data and the cost of an incorrect inference resulting from the data. Researcher must keep in view the two causes of incorrect inference: systematic bias and sampling error. इन कॉन्टेक्स्ट में किसी को ये याद रखना चाहिए कि सैम्पल कॉस्ट एनालिसिस में दो कॉस्ट शामिल होती हैं: डाटा कॉस्ट, डाटा कलेक्ट करने की कॉस्ट, और डाटा से इनकरेक्ट रिजल्ट की कॉस्ट. कौन कौन सी होती है वो? डाटा कलेक्ट करने की कॉस्ट और डाटा से इनकरेक्ट रिजल्ट की कॉस्ट. रिसर्चर को इनकरेक्ट अनुमानों के दो कॉजेज़ को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं? सिस्टमेटिक बियर्स हो सकते हैं, और दूसरे कौन से हो सकते हैं? सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं. सिस्टमेटिक बियर्स रिजल्ट्स फ्रॉम एरर्स इन द सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड इट कैन नॉट be reduced or eliminated by increasing the sample size. At best, the causes responsible for these errors can be detected and corrected, usually a systematic bias in the result of one or more of the following factors. इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पलिंग प्रोसीजर में एरर्स के कारण सिस्टमेटिक बियस रिजल्ट होते हैं, और सैम्पल साइज को इंक्रीज करें इसे कम या एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. इन एरर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉजेज़ का पता लगाया और ठीक किया जा सकता है. अनयूजुअली एक सिस्टमेटिक बियस फॉलोइंग फैक्टर में से एक या अधिक का रिजल्ट दे सकते हैं हमें. उसमें पहला जो फैक्टर है वो क्या है? इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम. इफ़ द सैम्पलिंग फ्रेम इज़ इनएप्रोप्रिएट, ए बियस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, इट विल रिजल्ट इन ए सिस्टमेटिक बियस. यदि सैम्पल फ्रेम इनएप्रोप्रिएट है तो यूनिवर्स का एक बियस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यह एक सिस्टमेटिक बियस में रिजल्ट लाएगा. दूसरा क्या है? डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस. इफ़ द मेजरिंग डिवाइस इज कंस्टेंटली इन एरर, इट विल रिजल्ट इन सिस्टमेटिक बियस. इन सर्वे वर्क, सिस्टमेटिक बियस कैन रिजल्ट इफ द क्वेश्चनरी और द इंटरव्यूअर इज बियस्ड. सिमिलरली, इफ द फिजिकल मेजरिंग डिवाइस is defective, there will be a systematic bias in the data collected through such a measuring device. यदि मेजर वाला डिवाइस कंस्टेंटली एरर में है तो इसका रिजल्ट सिस्टमेटिक बियस होगा. सर्वे वर्क में सिस्टमेटिक बियस का रिजल्ट हो सकता है यदि क्वेश्चनरी या इंटरव्यू के अंदर बियस्ड है. सिमिलरली, यदि फिजिकल मेजरिंग वाले डिवाइस ख़राब हैं तो इस तरह के मेजर वाले डिवाइस के मीडियम से कलेक्ट किए गए डाटा में भी सिस्टमेटिक बियस होंगे. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नॉन रेस्पोंडेंट. इफ़ वी आर अनेबल टू सैम्पल ऑल द इंडिविजुअल्स इनिशियली इंक्लूडेड इन द सैम्पल, देयर में अराइज अ सिस्टमेटिक बियस. द रीजन इज दैट इन सच अ सिचुएशन द लाइकलीहुड ऑफ एस्टेब्लिशिंग contact or receiving a response from an individual is often correlated with the measure of what it to be estimated. इसका मतलब ये हुआ, यदि हम शुरू में ही सैंपल में शामिल सभी इंडिविजुअल्स का सैंपल लेने में अनेबल हैं तो एक सिस्टमेटिक बियस अराइज हो सकता है. रीज़न यह है कि ऐसी सिचुएशन में अक्सर किसी लाइकलीहुड को इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट करने या रेस्पॉन्स रिसीव करने की पॉसिबिलिटी का एस्टिमेशन लगाने के मेजर के साथ कोरिलेटेड किया जाता है. फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरडिमिनिशनी प्रिंसिपल. समटाइम्स वी फाइंड दैट इंडिविजुअल्स एक्ट डिफरेंटली व्हेन कीप अंडर ऑब्जर्वेशन देन व्हाट दे डू व्हेन केप्ट इन नॉन ऑब्जर्व सिचुएशन. इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम पता
लगाते हैं कि जब कोई नॉन ऑब्जर्व सिचुएशन में रखा जाता है तो उसके कंपेयर में इंडिविजुअल्स को अलग अलग ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेचुरल बेस इन द रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। नेचुरल बेस ऑफ रेस्पोंडेंट्स इन द रिपोर्टिंग ऑफ डाटा इज ऑफ्टन द कॉज ऑफ ए सिस्टमैटिक बेस इन मैनी इंक्वायरीज। देयर इज यूजुअली अ डाउनवर्ड बेस in the income data collected by the government taxation department, where we find the upward bias in the income data collected by the social organization। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा की रिपोर्टिंग में रेस्पोंडेंट्स का नेचुरल बेस अक्सर मैनी इंक्वायरीज में सिस्टमेटिक बेस का रीजन होता है। यूजुअली अगर इसको हम एग्जांपल समझते हैं तो गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्ट किए गए इनकम डाटा में एक डाउनवर्ड की ओर बेस होता है, जबकि हम कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्ट किए गए इनकम डाटा में एक अपवर्ड बेस पाते हैं। इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं गुड सैंपल डिजाइन की। फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन स्टार्टेड अबव वी कैन लिस्ट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड सैंपल डिजाइन एज अंडर। जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड सैंपल डिजाइन का वो है सैंपल डिजाइन मस्ट रिजल्ट इन ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल डिज़ाइन ट्रूली में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में रिजल्ट होना चाहिए। बी है हमारा सैंपल डिज़ाइन मस्ट बी सच विच रिजल्ट्स इन ए स्मॉल सैम्पलिंग एरर। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसके रिजल्ट में एक स्मॉल सैम्पलिंग एरर इन्वॉल्व हो। सी है हमारा सैंपल डिज़ाइन मस्ट बी वाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च स्टडी के लिए फंड्स जो अवेलेबल हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में सैंपल डिज़ाइन वाइबल होना चाहिए। डी पॉइंट है सैंपल डिज़ाइन मस्ट बी सच सो दैट सिस्टमेटिक बियस कैन बी कंट्रोल इन अ बेटर वे। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए ताकि सिस्टमेटिक बियस को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और लास्ट है हमारा Samples should be such that the results of the sample study can be applied in journal for the universe with a reasonable level of confidence। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो जनरल रूप से कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्स के लिए सैंपल स्टडी के रिजल्ट्स को अप्लाई कर सके। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन और यूनिवर्स के बारे में समझा और क्या क्या स्टेप्स हैं सैंपल डिज़ाइन के, और लास्ट में हमने गुड सैंपल डिज़ाइन के फीचर्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे सैम्पलिंग की, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली टॉपिक के अंदर भी बताया है कि नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है जो कि सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।